नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश शासन और सरकार में बीते दिनों लगातार कई आपराधिक घटनाओं के बाद से उथल पुथल मची हुई है, यानी शासन प्रशासन में और पुलिस महकमे में खलबली मची है। इसके साथ ही गाज गिरने की कार्रवाई होने और तबादलों का दौर भी जारी है। तबादले उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे हैं और प्रदेश सरकार ने 8 जिलों के कप्तान समेत 13 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इन तबादलों में हरदोई, कानपुर, रायबरेली, हमीरपुर, उन्नाव और कई दूसरे जिले हैं जिसमें ऐसा किया गया। इतना ही नहीं, राज्य सेवा के जिन अफसरों का रिटायरमेंट 1 साल बचा है उन्हें जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद तय हो गया कि ऐसे अफसरों को जल्द ही जिले से हटा दिया जाएगा। इसमें पीसीएस के साथ पीपीएस और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में नियुक्ति और कार्मिक के साथ गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। नियुक्ति विभाग ऐसे अफसरों को हटाकर उनकी जगह तेज तर्रार अफसरों को जिलों में तैनाती देगा। अपराध के मोर्चे पर आ रही चुनौतियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार के इन फैसलों से पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो यूपी में पुलिस महकमे में यह खलबली है, चूंकि कई उतार चढ़ाव अब देखे जा रहे हैं और चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, अपराध के मामले हो, उस पे कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर सरकार लगातार एक्टिव है। प्रशासन अगर कहीं पे लापरवाही कर रहा है तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तबादलों का दौर जारी है, निलंबित कई जगह किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उस पर कायम रहा जा सके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जा सके, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जा सके। क्योंकि मौजूदा वक्त में कई चुनौतियां हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, और उनसे कैसे पार पाया जाए इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो हरदोई के कप्तान बदले गए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, ये वो जिले हैं जिनके कप्तान बदले गए हैं। रायबरेली के कप्तान को भी बदला गया है। इसके अलावा हमीरपुर, कुशीनगर का अगला नाम, कानपुर देहात के कप्तान को भी बदला गया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, वहां के कप्तान पे भी गाज गिरी। रिटायरमेंट की कगार पर पहुंचे अफसरों को जिले में नहीं मिलेगी तैनाती और रिटायरमेंट का 1 साल बचा होने पर जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। पीसीएस, पीपीएस और राज्य सेवा अधिकारी नियम के दायरे में आएंगे। तो नियुक्ति विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू करने जा रहा है। तो नियुक्ति विभाग जिलों में तैनात ऐसे पीसीएस अफसरों का ब्यौरा जुटाएगा। विभाग तेज तर्रार अफसरों को जिले में तैनाती देगा। तो नियुक्ति विभाग तेज तर्रार अफसरों को जिले में तैनाती देगा। मंशा साफ है कि जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना। भ्रष्ट और दागी अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार की जो कार्रवाई है वो जारी है। 3 साल में 750 से ज्यादा भ्रष्ट और दागियों पर कार्रवाई हुई है। 320 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दी गई। करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ डिमोशन की कार्रवाई की गई। कई भ्रष्ट अधिकारी अब भी सरकार की रडार पर है जिन पे किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। तो मुख्यमंत्री का विजन साफ है, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। इसको लेके वो आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चुनौतियां रास्ते में कई हैं, चाहे अपराध की हो या फिर भ्रष्टाचार की हो, उनसे पार पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और देखना यह होगा कि कितनी जल्दी उससे पार पाया जाता है। हालांकि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। जहां पे भी लापरवाही हो रही है वहां अधिकारियों पे कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कई जगह अलग अलग जिलों में बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। मंशा साफ है, एक तो ये संदेश देना कि अगर गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा ये कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उसमें प्रशासन की चूंकि अहम भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है, लिहाजा प्रशासन ठीक से काम करे उसको लेके भी कदम उठाए जा रहे। ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो नजीर बने, ताकि कोई ऐसा करने से पहले लाख मर्तबा सोचे। तो कई अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ डिमोशन की कार्रवाई की गई। कई भ्रष्ट अधिकारी अब भी सरकार की रडार पर हैं और दागी अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जो है वो जारी है। 3 साल में 750 से ज्यादा भ्रष्ट और दागियों पर कार्रवाई की गई है। 320 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दी गई
करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ डिमोशन की कार्रवाई की गई। तो अब भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की रडार पर हैं, जो लगता है कि ठीक से काम नहीं करते। जरा सी कोई सबूत या शिकायत शासन तक पहुंची तो तुरंत कार्रवाई होना तय है। ऐसे में जरूरी है कि अफसर संभलें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाया जाए। कुछ और कदम भी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारियों की तरह पीसीएस अधिकारियों को भी 1 साल में अपने आय का ब्यौरा देना होगा, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता रह पाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री सख्त है और जहां भी शिकायत मिल रही है वहां वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा करेंगे इस पे, कई सवाल हैं, जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। वीएन राय हैं, पूर्व आईपीएस हैं, संतोष द्विवेदी हैं, पूर्व आईएएस हैं, और राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा अशोक पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और कपीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वीएन राय सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा शुरुआत में कि जिस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों पे भी हमने देखा कि गाजगिरी है, निलंबन की कार्रवाई हुई, तबादले और ताबड़तोड़ ये जारी है। इससे संदेश जाएगा एक उन अधिकारियों में जो लापरवाही कर रहे हैं या अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे? देखिए, मुझे इसमें कोई बहुत उम्मीद नहीं नजर आ रही जिस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो ये जो 10-12 अफसरों के आपने नाम लिए, अभी कुछ दिनों पहले ही इनको तेज तर्रार कह करके लगाया गया होगा, अब इन्हें हटाया गया, फिर 4-6 महीने बाद इन्हीं में से किसी को तेज तर्रार कह के फिर किसी दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। ये तो ताश के 52 पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत फर्क आएगा। पुलिस के मामले में तो मैं कह सकता हूं कि जब तक बेसिक पुलिसिंग की तरफ मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, और उत्तर प्रदेश में जो एक परंपरा है, ये जातियों के आधार पर अफसरों की तैनाती होती है, जब तक उससे दूर नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। ये ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं। इनके पास 200-250 आईपीएस अफसर हैं, उन्हीं में से 10 को कहेंगे तेज तर्रार है, ले आएंगे। 6 महीने बाद जिनको आज हटाया उनमें से कोई तेज तर्रार निकलेगा, उसको ले आएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कार्रवाई होती रहनी चाहिए। एक ये अधिकारियों के मन में ये भय होना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का, क्षमता का कोई बड़ा मामला आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये इंप्रेशन तो रहना चाहिए अधिकारियों के मन में। लेकिन जिस तरह से ये तबादले किए जाते हैं उनसे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुनियादी फर्क पड़ने जा रहा है। तो सर, यानी सिस्टम में अगर सुधार की मंशा हम देखें मुख्यमंत्री की, तो उस तरफ कदम उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि अगर कहीं गलत हुआ तो आपने क्या देखा इस तरीके की कार्रवाई, ताकि एक नजीर बने दूसरों के लिए? देखिए, एक दुखद बात है, इसके पहले जो सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जातिवाद के आरोप लगते थे। ये कहा जाता था कि जातियों को ध्यान में रख करके तबादले किए जाते हैं। और जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत तो आशा नहीं जगा पा रहे जनता के मन में कि वो इससे ऊपर हैं। तो ये तो, और सबसे बड़ी चीज है कि जो बुनियादी पुलिसिंग है, जो बेसिक पुलिसिंग है, उसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। ये तबादले, एक आदमी आया गया, इसका फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ये तबादले होते हैं उनसे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप निकाल के देख लीजिए, इन्हीं 12-14 लोगों को जिनको इस समय फेंटा गया ताश के पत्ते की तरह, कुछ दिनों पहले इन्हीं को बड़ा योग्य और तेज तर्रार मान करके लाया गया होगा। और कुछ दिनों बाद आप पाएंगे इनमें से कई फिर वापस आएंगे और उन्हें फिर तेज तर्रार घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कोई बहुत, मेरे मन में तो कम से कम कोई बहुत विश्वास नहीं जगा रहा है कि इससे कोई बुनियादी फर्क पड़ेगा। ठीक है। संतोष जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, अपराध एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि एक नजीर बने, कार्रवाई वक्त वक्त पे हो रही है। क्या हम इसे ये माने कि एक डर पैदा होगा उन कर्मचारियों में, उन अधिकारियों में जो गलत कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे? संतोष जी की आवाज नहीं आ रही अभी। मैं दोबारा, संतोष जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सर इसी सवाल को लेके। लेकिन अशोक पांडे आपके पास आता हूं।
क्या भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करना, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करना, अभी उसमें कमी खल रही है? क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि अगर जहां पे लापरवाही हो रही है या गलत हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या इससे एक नजीर बनेगी दूसरों के लिए? उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात है, आज वो दिखाई देने लगा है। हमने अभी प्रयाग महोबा के एसपी को हमने सस्पेंड किया है, वो उनकी संपत्ति की जांच करा रहे हैं। अभी हमको गाजीपुर और सुल्तानपुर में पता चला कि जिस तरह से कोरोना में जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसके खिलाफ हम SIT की जांच कर रहे हैं। सहारनपुर में हमने जिस तरह से परिवहन विभाग के छापा मारा, अधिकारियों कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कार्रवाई किया और 4 लाख बरामद भी किया। निश्चित तौर पे हमने पूरे प्रदेश में तकरीबन 1000 से ऊपर अधिकारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस किया। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे हमने जो तय किया है भय मुक्त समाज बनाने की, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की, भ्रष्टाचार मुक्त करने की, और सपना धीरे धीरे साकार होने लगा है। कपिश श्रीवास्तव, आप सहमत है इस बात से कि जो उत्तर प्रदेश जिसे अपराध मुक्त करने की बात की जाती है, जिसे भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की जाती है, वहां अगर अड़चने आ रही हैं तो उन अड़चनों को दूर किया जा रहा है? देखिए, मैं पूर्ण तरीके से असहमत हूँ। उसका कारण ये है कि जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण की थी, उससे पूर्व चुनाव में उन्होंने इस प्रदेश की जनता से यह वादा किया था कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति आपराधिक, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति रखेंगे। आप देखेंगे 2018 के अंदर जो NCRB से आंकड़े जारी किए गए, इसमें ये बहुत ज्यादा बढ़े हैं और आर्थिक अपराध जो 35% की बढ़ोतरी हुई। आपने देखा होगा कि अर्चना पांडे जी जो इनकी मंत्री थी और अभी जो पटवन मंत्री उनके यहाँ जो निजी सचिव थे, जिन पर रकम की लेन देन का और आरोप लगा और सारी चीजें घटनाएं घटी, तो ये आज से नहीं घट रही और आज से चल रही है। देखिए, ये केवल विपक्षी दल आरोप इन पर नहीं लगा रहे, ये इनके विधायक और समय समय पे सांसद भी लगाए हैं। तो नगर निगम के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, RTO के अंदर भी बढ़ा है, खनन माफिया बढ़ रहे हैं और ओवरलोडेड ट्रकें आ रही है, जिनके वजह से कोई सड़क उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक नहीं रह गई है और गड्ढा मुक्त नहीं हो सका। उसी तरीके से अपराध मुक्त भी नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश। आप देख लें जिस तरीके से घटना घट रही है लगातार अपराध की, जो हत्या है और जिस तरीके से अपहरण की हत्या है, अब तो इनकी पुलिस रैंसम दिलाने का काम कर रही है और लाश भी आज तक उसकी बरामद नहीं कर सकी है। तो ये कोई चीज नहीं। और दूसरी चीज, निलंबन कर देना, किसी का डिमोशन कर देना, ये कौन सी कार्रवाई है? आप पुलिस के बीच से तो काम कराते हैं। ठीक है, अशोक पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राहुल के पास में आ रहा हूँ। उनको दायित्वाधीन बनाइए। ठीक है, अशोक जी आपको जवाब दे रहे हैं। जी पांडे जी, नहीं करते हैं कि किसी के खिलाफ जब कार्रवाई करनी होती है तो सस्पेंड करके उसकी जांच होती है, तरीका मैनुअल को पता होना चाहिए। दूसरी बात है, हम लगातार निश्चित तौर पे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे विधायक जनप्रतिनिधि अगर बता रहे हैं तो हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज उसी पर बहसें हो रही है टीवी पर। योगी जी के काम की बड़ाई हो रही है, इसलिए जब हम परशुराम की मूर्ति लगाने लगेंगे, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने में उत्तर प्रदेश में सहयोग देते रहे हैं। आज हम सही काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह का अगर प्रयास करेंगे। आपकी तो नीति है सरकारी नौकरी खींच लेने की, उसको आप दूसरी तरफ से कर रहे हैं। आप इनसफिशिएंट बताते हैं कि जो कर्मचारी 25 साल तक सेवा ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। आप भ्रष्टाचार के प्रति उनको जवाब दे पा रहे हैं तो उनके विरुद्ध आपने अपराधी मुकदमे क्यों नहीं किए? आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अरे हमने आपके द्वारा बनाए ठीक है सर, एक एक करके उलझे ना आपस में। मैं दोबारा आता हूँ अभी राहुल के पास में जा रहा हूँ। हाँ, संतोष जी के पास भी जाना है मुझे। एक सेकंड, दोबारा आता हूँ मैं। राहुल, जिस तरीके की चुनौतियां सरकार के सामने हैं, क्या अफसरशाही बेलगाम लगती है? क्या लगता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी है, या भी और बहुत कुछ करना होगा? देखिए,
ये तो ट्रांसफ़र तो पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुए हैं, ये लगातार होते भी रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। एक प्रक्रिया है जो लगातार सतत चलती रहती है। हाँ। हर सरकार वो करती है, कोई भी सरकार आए कोई भी सरकार जाए वो ये काम करेगी, ट्रांसफ़र ऑफिसर्स के होते रहते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ सफिशिएंट है क्या ट्रांसफ़र कर देना? बड़ी बात ये मुझे लगता है नहीं, ये किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर देना एक सफिशिएंट कार्रवाई नहीं है। जैसे आपने बताया कि इतने अधिकारियों का डिमोशन भी हुआ है, उस कार्रवाई को मैं सच में बहुत अच्छी मानता हूं कि अगर जो आप परफॉर्मिंग नहीं है तो आपका डिमोशन होना लाजमी है। और ये करना सरकार के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कि अगर जो आपको अफसरशाही और इस पुलिसिंग में अच्छा कुछ करना है तो आपको जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी होगी। कई बार अधिकारी क्या होते हैं कि वो समझ लेते हैं कि अब हमें कोई लगाम नहीं है, और उन सब चीजों पे लगाम होना चाहिए। जैसे पुलिसिंग है, अपराध के बहुत घटनाएं आ रही हैं यूपी में, हम सब देख रहे हैं, आपने भी कई डिबेट की है उस सब चीज पे। तो उन सब चीज के लिए आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो डिमोशन होना चाहिए। अब सरकारी नौकरी को हर कोई ये मान लेता है कि हम आ गए, बस एक बार ज्वाइन कर लिया तो अब रिटायरमेंट इतने साल बाद है, इतना सारा फंड मिल जाएगा, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है। मतलब सरकारी नौकरी में होने का मतलब जिम्मेदारी का बहुत कम एहसास है। जबकि अगर जो आप यही कोई एक प्राइवेट में काम करते हैं, किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, और आपके पास खूब अच्छी डिग्री है, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ती है वहां, और परफॉर्मिंग होना पड़ता है। अगर जो आप परफॉर्मिंग नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा और आपको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर जो आप परफॉर्मिंग है तो आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे किसी भी सेक्टर में। वैसे ही सरकार में होना चाहिए कि अगर जो आप परफॉर्मिंग हैं तो आपको और जवाबदेही दी जाए और आपको और जिम्मेदारी दी जाए, आपको प्रमोशन हो। ठीक है। लेकिन जो आपने डिमोशन वाली बात कही, उसके जो सरकार ने जितने भी अधिकारियों को डिमोशन किए हैं, वो पीसीएसआई और बाकी जितने भी अधिकारी हैं, मैं उसको बहुत अच्छी कार्रवाई मानता हूं, और वो लगातार होती रहनी चाहिए। ये एक ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही जब तक हम तय नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी कई बार मैंने देखा है कि बेलगाम हो जाती है। जैसे हमने उसमें देखा था, बिकरू कांड में देखा था कि जो डीएसपी वहां उनकी हत्या कर दी गई, उस जो अपराधी था विकास दुबे द्वारा, उन्होंने एक लेटर लिखा था एसएसपी को, लेकिन वो लेटर कहां गया हमें आज तक नहीं पता है। वो लेटर, जबकि ये खूब चर्चा चली थी कि एक लेटर लिखा गया है, लेकिन वो लेटर फिर बाद में गायब हो गया। तो अगर जो ना उसकी कोई डेट थी ऑफिशियली, अगर जो कोई लेटर लिख रहा है तो उसकी डेट वेट होनी चाहिए थी। वैसे ही हमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और योगी सरकार के इस कदम को मैं तो पूर्णतः समर्थन करूंगा कि अगर जो डिमोशन करते हैं और अगर जो उनको लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, इनको दूसरी जगह भेजा जाने, कॉम्पिटिटिव अधिकारी आए वहां, ये बहुत अच्छी कार्रवाई। संतोष जी, आपसे मैंने शुरुआत में भी पूछा था सर, तब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा जो कार्रवाई हो रही है उसमें नया क्या है? ये तो होता रहा है, हर राज्य में हम देख रहे हैं, एक नजीर कैसे बनेगी ताकि सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके? हाँ, देखिए, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो एग्जाम्पलरी हो, उसका एक नजीर बने, वो उदाहरण हो, और लोग उससे सीख लें, उससे डरें कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई होगी, तभी ये नजीर बन पाएगा। और कदाचित अब प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर जीरो टॉलरेंस की नीति है प्रदेश सरकार की, तो उसके अनुरूप उनको कार्य करना पड़ेगा। और कोई अधिकारी अगर अपने कामों का निष्पादन कायदे से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि बाकी लोग उससे सीख लें। लेकिन क्या ये इतना काफी है जो हो रहा है कि तबादला कर दिया, डिमोशन कर दिया, इधर से उधर भेज दिया? ये तो एक होता रहा है, जहां पे हुआ कुछ बड़ी कार्रवाई करनी होगी, कुछ इस तरीके के एक्शन लेने होंगे ताकि एक नजीर बने कि साहब अगर आपने गलत किया तो सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा, कार्रवाई बड़ी होगी। राजेश जी, तबादले के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि तबादला इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ करप्शन फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस बी। इसलिए तबादला कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यह है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अधोनैतिक कार्य में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि उसको जीवन भर याद करेंगे, और इसी की नजीर लेकर के बाकी लोग डरेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं। आपको याद होगा कि पूर्व में एक महिला मुख्यमंत्री थी, वो कहीं जाती थी तो एक पर्ची निकालती थी, और उसमें लिखा रहता था कि फला जगह के डीएम और एसपी सस्पेंड, निलंबित कर दिया जाता था, और बिल्कुल टेरर मचा हुआ था। कुछ इस प्रकार का एक भय व्याप्त करना पड़ेगा अधिकारियों में, ताकि वो अपना कार्य
ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छे से निष्पादित कर सकें। ठीक है, राय साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर तबादला काफी नहीं है या ये कार्रवाई जो कि आप कह रहे हैं होती रहती है, तो सिस्टम को और बेहतर करने के लिए और क्या कुछ करना होगा सरकार को? देखिए, सिस्टम में बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है। तबादले के लिए जैसे मैंने पहले आपसे निवेदन किया, तो ये तो ताश के पत्ते की तरह आप फेंकते हैं, आपके पास 52 पत्ते हैं, उनमें से आप 10 को आज इधर कर देते हैं, पूरी 10 में से कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ फिर किनारे इंतजार करते रहते हैं। तो तबादला तो अपने आप में बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि पर्याप्त दंड नहीं है जी। उसको अगर सचमुच कोई आदमी दोषी है, उसने करप्शन में इन्वॉल्व रहा है, इनएफिशिएंसी की है, अपना काम अच्छी तरह नहीं किया, तो पूरी फिर उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाए इस कार्रवाई को। ठीक है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें, उसे दंड दे, उसे सर्विस से निकालें। ये सारी चीज होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सब चीजें हो पाएंगी। सब लोग जल्दीबाजी में है, इसका एक PR वैल्यू होता है, ये कुछ दिनों तक अखबार वगैरह में सुर्खियों में रहेगा। फिर जैसे मैंने पहले शुरू में आपसे निवेदन किया कि आप पाएंगे कुछ दिनों बाद इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। इनमें से कुछ लोग कुछ दिनों पहले ही बहुत तेज तलवार घोषित किए गए होंगे। तो ये एक, जब तक इसको तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाएंगे, इसको इसके लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। ठीक है पांडे जी, हकीकत ये है कि जो अफसरशाही है उस पर लगाम नहीं है आप लागू की, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले हमने कोरोना काल में भी देखे आ गए, लगाम लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो डर नहीं है प्रशासन में जो होना चाहिए शासन का। देखिए, आपको बता दें कि हमने जिस तरह से कार्रवाई प्रारंभ की है, जिस तरह से लोगों को डिमोशन करना शुरू किया है, हर विभाग के भ्रष्टाचार को हमने पकड़ना शुरू किया है, निश्चित तौर पे अब एक कारगर हो रही है, असर हो रही है। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को हम भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, उत्तर प्रदेश को हम अपराध से मुक्त कर देंगे। आप देखिए जिस तरह से हमने कार्रवाई की है। और कितना वक्त लगेगा सर? 3.5 साल तो करीब करीब हो गए, और कितना वक्त आप चाह रहे हैं? ये हमारी कार्रवाई का ही परिणाम है कि इन चैनलों पे पहुंच होने लगी कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार जो पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये सख्ताई हो रहा है, लेकिन उनमें डर तो नहीं है ना? वो तो कोरोना जैसी महामारी में भी उपकरणों की खरीद फरोख्त ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई उन्हें। बिल्कुल, जो हमारे प्रकाश में आया, सुल्तानपुर, जौनपुर, उन्नाव, गाजीपुर, हमने उसको तत्काल उस पर SIT जांच में डाल दी, उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। कपिल श्रीवास्तव, सुना आपने, जहां गलत हो रहा है वहां सरकार काम कर रही है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि नहीं साहब लिपापोती का ही काम हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं सुधर रही? राजेश भाई, हमें नहीं लगता, ये पूरे प्रदेश को लगता है। उसका कारण है कि जब से ये योगी सरकार बनी है तब से अपराध के आंकड़ों में अभिवृद्धि हुई है, और चाहे वो हत्या के हो, उत्पीड़न के हो, आर्थिक अपराध के हो, भ्रष्टाचार के हो, इनके मंत्रियों के निजी सचिवों का मामला रहा हो, ये सारी चीजें। और आप अभी देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार कोरोना पीरियड में आपने स्वयं कहा कि ऑक्सीमीटर को खरीदने की, थर्मामीटर और स्कैनर को खरीदने की, और यही नहीं, मैं आपको दावा देकर के कह सकता हूँ कि कोरोना के अंदर सरकारी अस्पताल है और उसमें मैं क्योंकि और गोरखपुर के अन्य अस्पतालों में मैं घुसता रहा हूँ, और हमारे अपने लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं रही है, और लोगों की मृत्यु केवल ऑक्सीजन न मिलने से हुई, और लाखों रुपए 4-5 लोगों की जो ऊपर की टीम है वो डकार जाती है, और योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि है, और यहाँ जब वो गोरखपुर में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में क्या लगाएंगे? यहाँ के नस से वो वाकिफ है, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं। और आप देखें कि इनके समय में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा है कि इनके अपने लोगों ने भी आवाज उठाई है, और ये उनकी आवाज भी नहीं सुने। 8% की कमीशन सीधे मंत्री लोग ले रहे हैं, और कह देंगे कि जब पकड़ जाएंगे तो निजी सचिव का मामला बता देंगे। तो ये तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन का जहां तक मामला रहा है, ये तो मुतवातिर होता रहा है हर सरकारों में और होता रहेगा। लेकिन अगर आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, और आपने पुराने सरकारों से अगर अनुभव किया है, और पुरानी सरकारों की विदाई भी इसी आधार पे आपके कहने पे हुई थी कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, आप उस पर कमांड करेंगे,
तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप करें, लेकिन आप कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि हमने फलाने जो अधिकारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसका डिमोशन कर दिया, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपने उस पर क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, घूस ले रहा है, कमीशन ले रहा है या जातिवाद कर रहा है, कुछ अपने लोगों को फायदा दे रहा है, तो आपने उनके प्रति क्रिमिनल केस क्यों नहीं दाखिल किया? तो ये तो नहीं मिलता है इस तरीके की कार्रवाई। ठीक है। और एक चीज बता दे, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि वो सरकारी नौकरों को किसी न किसी तरीके से हटाना चाहते हैं और उनकी जगह नई भर्ती भी नहीं करना चाहते। अभी देखिए केंद्रीय सरकार एक योजना लेके आई है कि जबरन 55 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि 60 वर्ष में रिटायर होता है। अब ये योगी सरकार क्योंकि सोच ही नहीं पा रही है, गर्भरक्षी वाले लोग तो इनके पास है नहीं जो सोच सके कि जो 55 साल में आप रिटायर कर दोगे जबरदस्ती, उसके ऊपर जो ऋण है, कार का ऋण है, मकान का ऋण है, बिटिया की शादी के लिए ऋण लिया है, वो कैसे चुकाएगा? वो आत्महत्या करेगा कि सड़क पर आ जाएगा? तो ये सरकार वो सरकार है जो दमनकारी साबित चला रही है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, देश का ये नागरिक हो, सभी परेशान है। बस अपराधी मत है और उनके बड़े अधिकारियों के बंगले बनवा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सरकार का ये स्टाइल है, इसी तरीके से काम किया जाएगा और उसी में पारदर्शिता लाई जाएगी, उसी में सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको वाकई लगता है, देखिए इनसिडेंसी है अगर किसी के कार्य में, तो आप उसको पहले आप सूचित करेंगे ना। एड आटम पाटम का सिद्धांत जो प्राकृतिक न्याय का होता है उसको अवसर देंगे कि वो अपने कार्य अवधि को सही करे, वो कार्य अवधि पे आवे और अपने अनुरूप पद पे कार्य करे। ये तो पहले आप करेंगे, 1-2 बार वार्निंग दी जानी चाहिए कि वो अपने कार्य में सुधार लें। तो ये इन्होंने किया नहीं, इन्होंने जबरन किसी को रिटायर कर दिया, किसी को जबरन डिमोशन कर दिया। और अपराध क्योंकि संगठित नहीं हो रहा था उसके ऊपर, इसलिए इन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगाया। अगर मैं कह रहा हूँ कोई रिश्वत ले रहा है तो उसको रिश्वतखोरी में अंदर जाना चाहिए। कोई अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है और किसी को अतिरिक्त लाभ दे रहा है तो उसको भी आर्थिक अपराध में जाना चाहिए। कितने लोगों को इन्होंने जेल भेजा है, आदरणीय बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। पांडे जी, सीधा आप पे वो है कि जबरन हटाया जा रहा है, सिस्टम वैसा का वैसा ही है, ऐसी कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं, कुछ नया नहीं है। भ्रष्टाचार पे ना लगाम लग पा रही है, ना अपराध रुक पा रहा है, वारदातें भी वैसे ही हो रही हैं और अंदर खाने में भ्रष्टाचार भी। देखिए आपको बता दें कि जिन अधिकारियों पे आरोप है उसी को हम डिमोशन कर रहे हैं, उनका कार्रवाई हम उसके ऊपर कर रहे हैं। इनके मामले प्रकाश में आ रहे हैं, गलत अनर्गल प्रभाव है। आपकी विधानसभा के अंदर जो एक सब नकली पकड़ा गया और उसमें जब संप्रकाश में मामला आया तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद निधि सेन यादव के बेटे IPS बेटे के ऊपर भी हमने कार्रवाई की। ये सब मामले हमारे राज्य में उजागर हो रहे हैं। बहुत दिनों से जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने शिष्टाचार बना लिया था, सरकार को व्यापार बना लिया था, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन 1000 से ऊपर अधिकारी और कर्मचारियों को हमने दंडित किया है, उन्हें सस्पेंड किया है, डिमोशन किया है। वो हमारी जीत है, नैतिक जीत है। वो संकेत लगाइए, बावजूद उसके आपके चेहरे से आवाज कैसे निकलती है ये नहीं समझ पा रहे। आपने डॉक्टर कफील के ऊपर NSA लगाने का काम किया, जिसने ऑक्सीजन कांड में बच्चों को बचाने का काम किया। इसी मीडिया के अंदर उन्होंने भगवान साबित किया था और क्योंकि अल्पसंख्यक थे कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई, NSA लगाई गई। पक्षपाती सरकार है, ये असली गुनाहगारों को बचाती है और ये अल्पसंख्यक और विरोधी दल के अगर कोई रिश्तेदार होते हैं तो उनको फंसाने का काम करती है। ये मेरा सीधा आरोप है। दूसरी बात बताइए, जो विकास दुबे मारा गया, आपके एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी का गेस्ट हाउस बनवाना था, जरा बताइए उस अधिकारी के ऊपर आपने क्या कांड किया? क्या नाम है उस अधिकारी का? उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत की सदस्य थी। हम जब कार्रवाई कर रहे हैं अतीक अहमद पे तब भी आपको बुरा लगता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं मुस्तार अंसारी पे तब भी बुरा लगता है। आप ससुराल की मूर्ति बनाने लगते हैं। एक विभाग सर एक करके अपनी बात रखें, दोनों जब बोलेंगे सर ना तो दर्शक कुछ समझ पाएंगे ना हमें समझ आएगा। हाँ ठीक है राहुल, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए तो तू मैं ज्यादा होता है।
इस चीज को कैसे समझें कि व्यवस्था को बेहतर कैसे किया जाएगा? कदम हमें दिख रहा है कि उठ रहे हैं, मंशा जो है सरकार की वो भी साफ है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश चाहिए, अपराध मुक्त चाहिए, लेकिन वही अधिकारी हैं, जैसा कि अभी कहा वीएन राय साहब ने भी कहा कि ताश की गड्डी की तरह है, ऊपर नीचे इनको होता रहेगा, आज ये यहाँ है कल वहां है, यही घूमते रहेंगे। आज इन्हीं को तेज तर्रार कहा जा रहा है, कल कहा जा रहा था, आज उन्हीं को वापस भेजा जा रहा है, तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, आपको लगातार ये देखना पड़ेगा और ये जैसे सर्विस बुक में और सरकार को ये डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन अधिकारी परफॉर्मिंग है, जो परफॉर्मिंग है उनको अच्छे से जिम्मेदारी देनी है और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनका जैसे डिमोशन वाला है या फिर उनको सेवानिवृत्ति है, जबरन सेवानिवृत्ति है। केंद्र सरकार ने इस चीज पे बड़ा अच्छा काम किया है कि अगर जो आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। ये एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज होना चाहिए सब अधिकारियों को। अगर जो परफॉर्मिंग है तो आपका स्वागत है, सर्विस में आप लगातार रहिए। और सरकार को ये भी सोचने की जरूरत है, देखिए सुधारों की बात है सारी की, कब तक सुधार लागू हो पाएंगे इस देश में? जब तक सुधार लागू नहीं होंगे ये सारी चीजें चलती रहेंगी। छोटे छोटे सुधार हैं कि डिमोशन कर दिया और उनको थोड़ा भय पैदा कर दिया कि भाई डिमोशन हो जाएगा, आपका सर्विस बुक खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये छोटे छोटे सुधार हैं, लेकिन आपको बड़े सुधारों की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी में बड़े सुधारों की जरूरत है हमें। देखिए होता क्या है कि मैं इस बात को आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझता हूं कि कई सारे ऐसे अधिकारी हैं कि वो किसी और सब्जेक्ट के होते हैं, किसी और सब्जेक्ट को पास करके आए, आप चुने गए होते हैं सर्विसेज में, और फिर वो किसी और स्पेशल उसमें चले जाते हैं, ब्रांच में चले जाते हैं, या वो कहीं और उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट हो जाता है उनका। तो हमें ये भी देखने की जरूरत है, जैसे केंद्र सरकार ने एक नीति चलाई है कि प्राइवेट से भी बहुत सारे अधिकारी सचिव स्तर के लेके आए कि अगर जो वो एक्सपर्ट हैं तो वहां से भी लेके आने चाहिए। और जैसे उनको 2-3 साल का, 4-5 साल का उनको एक कार्यकाल देना चाहिए। कार्यकाल देने के बाद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मैं 2-3 बैंक के अधिकारियों को जानता हूं जो बाहर से आए और उनकी बहुत अच्छी नीति रही। उन्होंने जो बैंक एनपीए के कारण, मैं 1-2 बैंक का भी नाम बता सकता हूं जिनकी हालत खराब हो रही थी, और वो बाहर से आए हुए अधिकारियों ने उस बैंक को संभाल दिया। क्योंकि जब तक आप जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं उनको पता है कि परफॉर्मेंस चीज क्या होती है, और उनको क्योंकि उनको बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना है। 5 साल उन्होंने जॉब की और गवर्नमेंट सेक्टर में फिर 5 साल बाद चले गए, तो उनको पता है कि यहाँ परफॉर्म करके जाएंगे तो हम बाहर भी हमें अच्छी सी जॉब मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि सरकारी जॉब को हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ काम नहीं करना है हमें, और जब तक हम ये मान लेंगे तो हम ना तो वो परफॉर्म कर पाएगी। हमारे कई सारे पीएसयूज क्यों एकदम बिल्कुल डाउन चले गए जो बहुत अच्छे थे, उसका रीजन ये कि वो बहुत अच्छी ना तो सरकार की नीतियां थी और ना अधिकारी परफॉर्म कर रहे थे। वो बस ऐसे ही काम चला रहे थे कि हमें पेमेंट लेना है और इस कंपनी को, ये जो पीएसयूज इनको चला के रखना है। वैसे ही सारे के सारे मैक्सिमम होते हैं। अगर जो उनको आप लगातार कैसे ही उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे आपने तबादले की बात की, तबादले से ठीक है उनको, देखिए जैसे राय साहब ने बोला कि उनको ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया जाता है, लेकिन ये प्रोग्रेटिव से एक अधिकारी का, वो सरकार का, कि वो क्या करती है, उसको किसको कहां लगाती है, और उस पे ना वो ठीक है उसको लगा कि ये आदमी यहाँ सही नहीं है, इसको दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो हमें इन सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है कि हम हर चीज का ये नहीं समझ लें कि देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली है कि तबादले हो गए, ये हो गए। लेकिन अगर जो आप जब बार बार हर चीज पे सवाल उठा देंगे, सरकार का काम है, देखिए सरकार ने नीतियों पे, मुझे लगता है कि हमें सरकार की नीतियों पे ज्यादा कटाक्ष करना चाहिए कि सरकार इस चीज में परफॉर्म नहीं कर पाई, सरकार अच्छे से किसी को राशन नहीं दे पा रही है, उसकी नीतियों की समीक्षा की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, विपक्ष सिर्फ देखिए छोटा सा मुद्दा, एक अधिकारी का ट्रांसफर कर देना इधर से उधर, और हर सरकार में होते रहे। लेकिन अगर जो विपक्ष इन चीजों पे अपने टाइम को गवाएगा तो मुझे लगता है कि वो एक क्रिएटिव विपक्ष नहीं है। सरकार को देखना, विपक्ष को देखना चाहिए कि नीतियों में जो क्रियान्वयन है, जो नई नीतियां, उनका क्रियान्वयन सही से हुआ या नहीं हुआ, आप सरकार को उस पे घेरिए कि इस नीति का क्रियान्वयन सही से नहीं हुआ। कपिश श्रीवास्तव, कपिश कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात पर टिप्पणी करें। अपने राजनीतिक विशेषज्ञ साहब से इन सब बातों से पूर्णतः असहमत, इस वजह से असहमत हूँ, वो भी अभी शायद मुझसे सहमत हो जाएंगे कि इस देश के अंदर जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं और इसमें से आईएएस और पीपीएस, आईएएस और आईपीएस फॉरेन सर्विसेज के लोग चुने जाते हैं, वो इस देश के स्ट्रीम होते हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि बाहर से ला करके सचिव बैठा देते हैं। इन्होंने अपने लोगों को बैठाया। आप हमें बताइए, ये तमाम सुधार जो आप बता रहे हैं कि इन्होंने किया था, उन्होंने तो देश बैठा दिया।
नोटबंदी की, जीएसटी गलत तरीके से जीएसटी लागू किया। अब दिक्कत यही तो है कि मैंने बोला कि मैं एक आध अधिकारी का भी नाम बता सकता हूँ, और उनको 3 साल का कार्यकाल दिया गया एक बैंक में सीईओ का, एक बड़े बैंक के सीईओ का 3 साल का कार्यकाल दिया गया, और वो ये मैं जानता हूँ कि वो सरकार के आदमी नहीं थे, उनको बाहर से लेके आया गया था। तो ये मतलब सबको लमसम एक कर देना कि अपने लोगों को बिठा देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको टैलेंट को बाहर से इंपोर्ट करना ही है। कपिश की बात पूरी होती है। ठीक जी, रखें कपिश, अपनी बात रखें। मैं संतोष जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ, मेरी बात सुनिए पहले जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन लोगों ने बड़ा अच्छा कार्य किया था तो देश की जीडीपी -23.9% कैसे चली गई, और कोरोना काल से पहले 3.5% क्यों थी? 10% पे तो 2014 में लिए थे। बेरोजगारी जो है दर वो 2.7% थी 2014 में, और जिस समय कोरोना काल खत्म, कोरोना काल के पहले ये जो है 12.5% कैसे बढ़ गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई एफिशिएंसी नहीं बनी, और जिन सरकारी बैंकों का इन्होंने एकीकरण किया उसमें स्वस्थ बैंकों में जो बीमार बैंक है उनको जोड़ के इन्होंने अपनी रैंकिंग तो ठीक कर ली, लेकिन स्वस्थ बैंकों को बीमार कर दिया। मैं भारतीय स्टेट बैंक का पैनल एडवोकेट भी हूँ, उनके सारे विधिक मामले देखता हूँ रानी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो बैंक के अंदर स्टेट बैंक के भी कर्मचारी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन प्राइवेट वालों से ज्यादा मेहनत वो करते हैं, मैंने देखा है। और आज तक उनके वेतन पे कोई रिवीजन नहीं होता है। हाँ। उनकी जो फैमिली पेंशन है वो मात्र मरने के बाद 5,000 रुपए दी जाती है। यही मोदी सरकार उनको ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ये रक्त का शोषण कर रही है, और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण से दूर करने के लिए सरकारी सेवाओं में से सेवाएं समाप्त की जा रही हैं कि ताकि आरक्षण की बात ही ना उठे। नहीं, भटके मत। देखिए, मैं एक दो चीज पे बात छोटी टिप्पणियां जैसे बोल रहे सरकारी सेवाएं समाप्त की जा रही है, तो क्या इसमें ये कोई जरूरी है कि सरकारी सेवाओं में ही रहा जाए लोगों को? क्या प्राइवेट में, जैसे मैं प्राइवेट में जॉब करता हूं, तो क्या मैं कुछ कमाता नहीं हूं? क्या मैं अपने परिवार का पेट पालन नहीं कर रहा हूं? क्या इस देश में क्या सरकार, केवल सरकार से ये जितनी इस देश की आबादी और जितने इस देश में एम्प्लॉई है, क्या वो सरकार चला रही है? क्या सबको सरकार के घर से पेमेंट जा रहा है? क्या कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज में बहुत अच्छा पेमेंट भी मिल रहा है लोगों को, और बहुत अच्छे से उनका जीवन यापन भी हो रहा है। और देखिए, दिक्कत क्या है कि ये ना देश को जो एक जो लीक है उसी पे चलाना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर जो आपको परफॉर्मिंग चाहिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे बाहर से, डिफरेंट सेक्टर से लेने ही पड़ेंगे। अगर जो नहीं तो एकदम में आप किसी भी अधिकारी का देख लीजिए, जब वो सर्विस में होता है सरकारी अधिकारी, उसके बिहेव में, और जो प्राइवेट से आया है 4-5 साल के लिए सरकार में, उसके बिहेव में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर जो देखिए हमारे यहाँ हम जानते हैं कि हमारी ठीक है आज सिस्टम पे बात, आर्मी में देखिए, मैं आर्मी की बात करता हूं। आर्मी में भी सरकार बोल रही है कि अब हम ऐसे यूथ को बाहर से लेके आएंगे जो 3 से 5 साल के लिए सर्व करेगा, हमारे यहाँ 3 से 5 साल के लिए सर्व करेगा। देखिए, आपके पास क्या है कि एक्सपर्ट आएंगे, आपको चाहिए साइबर सिक्योरिटी में लोग चाहिए, तो जो एनडीए करके जा रहे हैं क्या वो इतने साइबर एक्सपर्ट हो सकते हैं जो बाहर से, जिसने पीएचडी किया साइबर सिक्योरिटी में और अमेरिका से पीएचडी करके आप उसको 3 साल के लिए अपने यहाँ आर्मी में डिप्लॉय करते हैं, तो कितना बदलाव आएगा? मैं बोल रहा हूं कि अगर जो आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वाला टैलेंट मिलेगा, चाहे वो 3 से 5 साल के लिए हो। अगर जो 3 से 5 साल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सरकार को जो परफॉर्मिंग से उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आता हूं, कपिश जी दोबारा आता हूं। संतोष जी, एक चीज जानना ये चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आईपीएस की तरह अब पीसीएस अधिकारियों के भी हर साल ऑडिट होगी कि इनकम का सोर्स क्या है, इनकम कितनी है, ये चीजें, क्या इससे पारदर्शिता आएगी सिस्टम में? संतोष जी की आवाज नहीं आ रही। संतोष जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। मैं दोबारा आता हूं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझ तक, मैं दोबारा आऊंगा। अशोक जी, सिस्टम को दुरुस्त करने के आप लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जितने कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो काफी है? क्योंकि कई तरफ आलोचना हो रही है, कई तरफ समर्थन भी है, और कई जगह ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो रूटीन है, होता रहा है, पिछली सरकारों में भी अगर किसी ने गलत किया तो तबादला हुआ है, उसको निलंबित किया गया है, नया क्या है उसमें? ये तो चलता रहा है। देखिए, सिस्टम को ठीक करने का यही तो तरीका है।
और जब भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारी ऐसा काम वो लापरवाह है तो उसको डिमोशन किया जाए, तो उसका ट्रांसफर किया जाए। तो मेरा ये मानना है जो प्रक्रिया है तो भ्रष्टाचार को दूर करने की, उसी के तहत तो हम चल रहे हैं। किसी को फांसी चलाया नहीं जा सकता, उसे सस्पेंड किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, दोषी होगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे बर्खास्तगी भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो इतना काफी है क्या? ये छोटी मछलियों तक ही या बड़ी तक भी पहुंचा जाएगा? कैसे आखिर किसकी शय पे हो रहा है, कैसे किया जा रहा है? अगर कोरोना काल में भी डर नहीं है अफसरों को और इस तरीके से वो चीजों का इधर से उधर कर रहे हैं, कम दाम वाली महंगी पे बेच रहे हैं, करप्शन उसमें हो रहा है, तो मतलब आपकी कोई लगाम ही नहीं है, फिर बेलगाम अफसर चाहिए। निश्चित तौर पे किसी भी विभाग में बड़ा से बड़ा अपना अधिकारी भी अगर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो मामले प्रकाश में आए पल से वो तो उसमें दिखा होगा आपने, तो हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की है, आपने देखा होगा। और निश्चित तौर पे SIT गठन हुआ है, कार्रवाई का हस्त्र बताइए क्या हुआ? निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। 3 साल में अगर किसी कार्रवाई का हस्त्र आया हो माननीय अशोक पांडे जी, तो बता दीजिए, नेशनल टीवी पे बैठे हैं आप। अरे साहब, अनेक कई अधिकारी जेल के अंदर हैं, किसको IPS को सस्पेंड किया, लापरवाह अधिकारी डॉक्टर कफील खान को भेजा है, डॉक्टर कफील खान को भेजा है। देखिए नाम तो बताइए। किसका दूसरा मामला यहाँ भ्रष्टाचार दूसरा मामला है नहीं है, क्या दूसरा मामला है? शिष्टाचार योगी सरकार के बनाया था, भ्रष्टाचार की पोल खोल दी के वजह से अधिकारी भयाक्रांत है, इसलिए ये मोदी जी की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर हम कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार फैलाया। नहीं, लेकिन कपीश जी आप ये बताएं, नहीं यही तो होता है ना, अगर आपने भी यहाँ पे राज किया, आपकी सरकार भी रही है, अगर कहीं पे करप्शन का कुछ हुआ आपने भी उसका तबादला कर दिया, निलंबित कर दिया, इससे ज्यादा कोई बड़ी कार्रवाई हुई है? कुछ ऐसा एग्जांपल हो तो आप बताएं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, हाँ बताएं। मेरी सरकार जा चुकी है और इन्होंने जिस चीज का आश्वासन दे करके लाया था, हाँ। वो सरकार ये लाए। आज हमने भी आत्मावलोकन करने के बाद ही आपको कहा है कि अगर आप किसी पे भ्रष्टाचार की कार्रवाई करते हैं, हाँ। उसका डिमोशन करते हैं या उसको सस्पेंड करते हैं या उसका निलंबन कर देते हैं, हमेशा के लिए मुअत्तल करते हैं, तो उस पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं करते? उसको जेल पे क्यों नहीं भेजते? तो इन्होंने आज तक नहीं भेजा। मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, हाँ। कि आप मुझे ये बता दीजिए, विकास दुबे के मामले में अभी एक बात निकल के आई कि वो बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी का फार्म हाउस बनवा रहा है और ये सारी मीडिया पे चली। मैं अशोक पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, उस अधिकारी का नाम बता दीजिए, मत कार्रवाई कीजिए। उस कम से कम देखिए, नाम तो हम सारे लोगों को पता है लेकिन कोई नहीं कहेगा। आप सत्ता पक्ष है, जरा बता दीजिए उनका क्या नाम है, क्योंकि आप डेली आपके साथ वो उठ बैठ रहे हैं और आपकी सरकार चलवाने में मदद कर रहे हैं। आपके नीति निर्धारण का एक आदमी है वो, तो मुझे बताइए कि कौन है। आप नेशनल टीवी पे बैठे जीरो टॉलरेंस की अगर नीति अपनाना चाहते हैं तो खाली नाम खोल दीजिए, मैं मान लूंगा आप जीरो टॉलरेंस में अपनाते हैं। चलिए बताइए, बता दीजिए अशोक जी। पांडे जी आप ही से कुछ कह रहे हो। संतोष जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा होगा अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाई बामना भूल गए, आप बता दीजिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी चैनल पे बात कर रहे हैं इस विषय पे। ये बहस का मुद्दा तो यही है कि योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। संतोष जी तक मेरी आवाज जा रही है लेकिन उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, उन्हें ठीक कीजिए। राहुल आप ये बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझ गया कि साहब हमारी सरकार तो चलेगी, अब नई सरकार के साथ जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतर रही है, तो खरा कैसे उतरा जाएगा? क्योंकि डर तो आज भी हमें नहीं लगता कि किसी प्रशासन में कोई डर है, अगर होता तो शायद अपराध भी ना होता और भ्रष्टाचार भी ना होता। देखिए ये जैसे सुधार हैं धीरे धीरे ही होंगे, मैं इस चीज़ को तो मानता हूं। देखिए जैसे मैं अभी एक केंद्र सरकार ने एक नई फेसलेस इनकम टैक्स में एक फेसलेस स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। हाँ। तो इस सरकार की मंशा जो है, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, इस सरकार की जो मंशा है वो साफ है कि सुधार होने चाहिए और सुधारों के लिए वो लगातार लगे हुए भी हैं और काम कर रहे हैं, है ना। देखिए कपीश जी आपके बीच में नहीं बोला था, का विरोध करते थे, है ना,
ये कंप्यूटराइजेशन का ही विरोध ये करते थे। ये फेसलेस व्यवस्था की गई है ना, असेसमेंट होगा, फेसलेस अपील ही होगी, तो वो जो इनकम टैक्स में जो भ्रष्टाचार था उस पे लगाम लगी है इस चीज से। और देखिए ये सरकार का, जैसे मैं नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने से ही वो इंप्लीमेंट हो गई, अब उसको इंप्लीमेंटेशन होना है। तो अगर जो ये सरकार, प्रधानमंत्री कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं, लाइव आके ऑनलाइन टीवी पे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हम उस एजुकेशन पॉलिसी को, देखिए तो एक फ्रेमवर्क तैयार कर देना अलग बात है, लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री उसको 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं टीवी पे आके कि हम उसको लागू करेंगे जल्दी से जल्दी, तो इससे इस सरकार की जो मंशा है वो साफ हो जाती है कि ये बदलाव करना चाहते हैं। और देखिए बदलाव में ना सिर्फ ये नहीं है कि बदलाव सरकार चाह रही है, तो उस बदलाव को समाज को भी स्वीकार करना होगा, तब वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पाएगा। अगर जो सरकार की मंशा है बदलाव करने की और वो दिख रहा है सुधार हुए, ऐसी बात नहीं कि सुधार नहीं हुए। देखिए बैंक्रप्सी कोड कौन लेके आया? बैंक्रप्सी कोड कौन लेके आया? बैंक्रप्सी कोड यही सरकार लेके आई जिसको सूट बूट की सरकार कहा गया था कि भाई ये सूट बूट की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसी सरकार ने बैंक्रप्सी कोड लेके आया और कितने सारे उद्योगपतियों को जेल में डाला गया, कुछ भाग गए वो अलग बात है, लेकिन एक जो देखिए एक सुधारना बहुत बड़ा चीज है। बैंक्रप्सी कोड को कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे। जो यहां से जो एनपीए हो रहा था, अब उसकी जिम्मेदारी तय है कि बैंक्रप्सी कोड में आपको, अगर जो आपने ये कुछ ऐसा किया कि आप बैंक से पैसा लेके भाग गए, तो आपकी जिम्मेदारी तय होगी, आपको देना पड़ेगा, कैसे भी देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आप बहस से ना सारी चीजों पे ध्यान देने की मुद्दे से भटक जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। संतोष जी पहले से कहीं ज्यादा, ठीक है सर, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। संतोष जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से अपनी बात रखें और मैं आपको ज्यादा वक्त दूंगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि आईपीएस अफसरों की तरह पीसीएस अफसरों की भी जो आय है उसका हर साल ऑडिट होगा, उसका ब्यौरा देना होगा, इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। कर रहे हैं ये पूर्व में होता रहा है और इससे सिस्टम में कोई पारदर्शिता नहीं आएगी। नहीं, पहले तो ऐसा था ना कि 5 साल में शायद, हाँ सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहले पीसीएस अफसरों का शायद 5 साल में ऑडिट होता था, आईपीएस का हर साल होता था, अब उसे हर साल कर दिया गया पीसीएस को भी, अगर मैं गलत नहीं। जी हाँ, हर साल, बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। हाँ। पहले जो है वो तीसरे साल का होता था, अब उसको प्रत्येक वर्ष कर दिया गया है। हाँ। इससे देखिए प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन से कोई पारदर्शिता नहीं आएगी, जैसा कि राय साहब ने भी डिटेल में आपको बताया जी। बड़े अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं जी। और बड़े इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कि सिस्टम को सही करने के लिए, एक गुड गवर्नेंस लाने के लिए सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए और जो कार्रवाई करनी है वो त्वरित करनी चाहिए। जैसे कि अभी इन्होंने ये जो कोविड परचेज वाला एसआईटी बैठाई है, उसमें जस्ट 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 10 दिन में रिपोर्ट आ जाती है तो चाहे एफआईआर लिखानी हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में मुकदमा लिखाना हो, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जो था वो जांच के ऊपर जांच, इससे अधिकारी थोड़े ढीठ हो गए थे और उसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और अधिकारी जिस प्रकार से चाह रहे थे अपना काम कर रहे थे। अब ये निश्चित हो गया है कि अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई का संदेश दूसरों को भी जाएगा कि आप गड़बड़ नहीं रहे। ठीक है। अब सर आपने कई सरकारों का काम देखा, कई सरकारें आई गई, आप खुद एक अनुभवी अफसर रहे हैं, ऐसे में मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या उसी डाक के 3 पात पे हम चल रहे हैं? देखिए राजेश, बदलाव अभी तक तो बहुत नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अगर ये जो 3-4 महीने में कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर ऐसा चलता है तो निश्चित रूप से बदलाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा, आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आगे सरकार के पास क्या रणनीति है इससे निपटने की, क्योंकि अपराध जो है वो बेलगाम है, सबके सामने आपराधिक वारदातें हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, वो अलग बात है। भ्रष्टाचार भी अब छुप छुप के होने लगा है, जबकि जीरो टॉलरेंस की आप लोग बात करते हैं, तो इससे निपटने के लिए कोई नई रणनीति है सरकार के पास? जैसे निश्चित तौर पे कर्मचारियों में, अधिकारियों में हमने एक संदेश दे दिया है कि अगर भ्रष्टाचार करोगे, काम नहीं करोगे, लापरवाही बरतोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सबसे बड़ी हमारी ऐसी सफलता है। उसके बाद हम जब कार्रवाई प्रारंभ करेंगे
तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई देगा आपको। ठीक है कपीश, आपने सुना जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हालात सुधरेंगे और आगे और डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है तो और क्या करना चाहिए सरकार को जिससे और सिस्टम बेहतर? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अशोक भाई का और हमारे राहुल भाई का मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ कि आदर्श अगर आपको क्रिएट करना है तो ऊपर से नीचे आता है आदर्श, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो पहले तो योगी सरकार अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को रोक ले, और दूसरी अगर इफिशिएंसी की बात करते हैं तो मोदी जी तो सबसे ज्यादा उन्होंने झूठ बोला जो देश की जनता से, और उन बातों पे कायम नहीं हुए। जैसे 15-15 लाख रुपए हो गए, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, जैसे पेट्रोल बनाना, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाना, उन्होंने तमाम तरह की नोटबंदी किया, उसका देश ने हश्र भोगा बेरोजगारी के रूप में भी, और जीडीपी गिर गई। उसी तरीके से जो जीएसटी थी उसको 32 बार उन्हें तब्दील करनी पड़ी, आज जीएसटी हमको माइनस दे रही है। आज उन्होंने आरबीआई में एक इतिहास पढ़े हुए व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर बनाया है, और सिर्फ इसलिए कि जो हमारा रिजर्व फंड था उसको कैसे सरकार के टीम अपना लाया जा सके। मोदी जी ने पूर्ववर्ती सरकारों जो सरकारी कंपनियां थी उसमें से 23 बेच करके उसके एसेट को खा लिया। सर आप राष्ट्रीय मुद्दों पे चले गए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं सर। 9% की अगर जीडीपी है तो अंबानी साहब विश्व के 10वें पांडे जी की आवाज उठाइए, कुछ कह रहे हैं। अमीर कैसे बन गए? आप पूछिए कि मोदी जी का देश 23.9% की जीडीपी पे मुश्किल है, और इस कोरोना काल में अंबानी साहब 10वें से 4थे पायदान पे कैसे? सर आप जीडीपी पे चले गए, आप कहां चले गए? आप नोटबंदी, जीडीपी, आप दूसरे मुद्दे गिनवा रहे हैं मुझे। भ्रष्टाचार पे काम करना था तो 2000 की नोट क्यों लेके आए? 1000 का बंद करके 2000 की नोट क्या सरलता से रखने के लिए, कुड़ियाने के लिए ले आए थे? तो ये काम करने के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार सरकार है, भ्रष्टाचार को इसने बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार लेके आए। राहुल, क्या सरकार को और नई रणनीति के साथ काम करना होगा? क्योंकि विपक्ष के पास तो मुद्दे हैं, वो उठाएगा और पूछेगा भी सवाल भी और जवाब भी मांगेगा। लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि करप्शन को लेके हालांकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या इतना काफी होगा या एक नजीर पेश करनी होगी? देखिए जितना बड़ा प्रदेश है उस हिसाब से आप देखें, और जो कार्रवाई हो रही है, देखिए मैं एक होता है कि सरकार की मंशा है क्या ये काम करने की, एक होता है कि सरकार ढील दे रही है कि चलने दीजिए। तो इस वक्त जो सरकार है वो चाहती है कि इन सब चीजों पर रोक लगे और वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये हो सकता है कि वो सफिशिएंट ना हो और भी अधिक कार्रवाई करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं एक चीज जो साफ कह दूं कि ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इस सरकार की मंशा है कार्रवाई करने की और सिस्टम को सुधारने की, और वो कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे कि कोई सिस्टम में बदलाव बहुत जल्दी नहीं आता है, क्योंकि देखिए ना तो प्रदेश छोटा है ना देश बहुत छोटा है कि आप कोई चीज आज इंप्लीमेंट करें और सब तक बहुत सारी चीज, तो इवन जैसे कोरोना में सबको बोला गया मास्क लगा के घूमिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मास्क नहीं लगाते हैं, सड़क पे मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। तो इस तरीके से हमें देखने की जरूरत है कि सरकार जो बदलाव करने की कोशिश कर रही है क्या उसको इंप्लीमेंट करना है जनता को, और सरकार उस सब चीज पे क्या कम्युनिकेट कर पा रही है जनता से और जनता तक पहुंचा पा रही है, ये सुधार तब दिखाई देंगे। संतोष जी आखिरी कमेंट आपसे मैं चाहूंगा कि कोई सलाह, कोई सुझाव सरकार को ताकि सिस्टम बेहतर हो और अधिकारियों में, कर्मचारियों में भी डर रहे। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत क्लियर है तो अधिकारियों को काम करना होगा, विशेषकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका स्ट्रांग सुपरविजन की जरूरत है, ताकि छोटे लेवल पर जो करप्शन इस समय व्याप्त हो गया है उस पर नियंत्रण पाया जा सके, और जहां पर कंटिन्यूअसली करप्शन मिलता है वहां पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि वो एक नजीर बने, जैसा कि आपने कहा था, और ताकि उससे बाकी लोग सीख लें और करप्शन के ऊपर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पे लगाम लगना बेहद जरूरी है ताकि सिस्टम भी बेहतर हो और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगे और दूसरे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं वो भी रुक सकें। आप चारों का बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका, राहुल तालान आपका, अशोक पांडे आपका, कपीश श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बात आज इसी पे थी कि आखिर भ्रष्टाचार पे लगाम कब लगेगी और कैसे अपराध पे लगाम लगेगी। जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें आखिर डर कब पैदा होगा, क्योंकि कई जगह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। हालांकि सरकार की मंशा साफ है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। देखना होगा ये कितनी जल्दी होगा, कितनी जल्दी ये सपना सरकार का कारगर होगा।